नमस्कार साथियों, एक बार फिर से जतन इन होम एकेडमी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिषेक आज आपके सामने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण बिंदु महाजनपद काल और वैदिक धर्म को आज आपके सामने चर्चा करूंगा। आपकी भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर हमने अपनी विषय सामग्री के पैटर्न को वन लाइनर का रूप दिया है। इस संबंध में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो आज हम ले चलते हैं आपको महाजनपद काल के बिंदु की ओर। साथियों, इस बिंदु को पढ़ने से पहले हमें यह याद रखना होगा कि यह काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का काल है। वैदिक काल की समाप्ति के पश्चात धीरे धीरे राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत होती है और 16 महाजनपदों का निर्माण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है। तो आइए मित्रों, तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय नगरीकरण गंगा घाटी की नगरीय प्रक्रिया को इंगित करता है। मित्रों, यह टर्म काफी महत्वपूर्ण है। द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विकास को द्वितीय नगरीकरण से जोड़ा जाता है और यह भारत के उस क्षेत्र में हुआ जहां से गंगा का प्रवाह होता है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आना चाहिए कि जब द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ तो पहला नगरीकरण कब हुआ? तो मित्रों, पहला नगरीकरण जैसा कि हमने व्याख्या में दिखाया है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के उद्भव के समय को ही हम प्रथम नगरीकरण की संज्ञा देते हैं। अन्य व्याख्या अगर हम देखें तो लोहे की भूमिका दूसरे नगरीकरण में महत्वपूर्ण थी और उत्तरी काली चमकीले मृदभांड भी द्वितीय नगरीकरण और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की विशेषता मानी गई है। मृदभांडों अर्थात मिट्टी के घड़ों के विकास क्रम को अगर हम देखें तो इसमें 4 मृदभांड हमारे 4 कालों से संबंधित है जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए हैं। पहला जो काल है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता का काल और उसमें गेरुए रंग के मिट्टी के घड़े मिलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण काल है ऋग्वेदिक काल और उसमें हम काले और लाल मृदभांडों को पाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर वैदिक काल में हमें चित्रित किए हुए धूसर मृदभांड मिलते हैं और जब विकास की प्रक्रिया अपने चरम को प्राप्त करती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास और उसके पश्चात मौर्य काल के आसपास, हम उत्तरी काली चमकीले मृदभांड पाते हैं। अर्थात जो मिट्टी के घड़े हैं उनसे किसी भी सभ्यता और संस्कृति के विकास का पता लगाया जा सकता है। तो गेरुए रंग के मृदभांडों से उत्तरी काली चमकीले मृदभांडों की ओर जाना भारतीय सभ्यता के विकास को इंगित करता है। मित्रों, दूसरा बिंदु है आहत सिक्के, जिन्हें हम पंचमार्क सिक्के भी कहते हैं। ये भी 6ठी सदी ईसा पूर्व में शुरू हुए थे। आहत सिक्कों की व्याख्या सर्वप्रथम रेप्सन महोदय ने की थी। अब आहत सिक्के क्या होते हैं? वे सिक्के जिनको ठोक कर या पीट कर बनाया गया हो और प्रारंभ में आहत सिक्के हमें चांदी के बने हुए मिलते हैं। अब आहत सिक्के यह महत्वपूर्ण है कि आहत सिक्कों के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि ये किसी राजनीतिक सत्ता अथवा शासक के द्वारा जारी नहीं किए गए। प्रारंभ में इनको जारी करने का काम व्यापारियों ने किया और उन्होंने अपने माल की विशिष्टता के लिए इसका प्रयोग किया और अपनी विशिष्टता को यूनिकनेस में अर्थात अलग दिखाने के लिए उन्होंने इस पर अलग अलग चिन्ह बनाए, जैसे मछली के, हाथी के, अर्धचंद्र के इत्यादि, अर्थात प्राकृतिक चिन्हों को सिक्कों पर उन्होंने अंकित करवाया। महत्वपूर्ण तथ्य है कि 16 महाजनपदों का पता हमें कहां से मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, इन 2 ग्रंथों से हमें महाजनपदों की सूची मिलती है और उनकी राजधानियों की जानकारी मिलती है। व्याख्या देखें तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। अब इन 16 महाजनपदों की राजधानियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए हम इनमें से जो गणतंत्र थे, इनमें 2 कैटेगरीज थी, 2 वर्ग थे।
एक तो राजतंत्र और एक गणतंत्र। कितनी अद्भुत बात है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में, आज से लगभग 2500 साल पहले भी भारत में गणतंत्र की व्यवस्था थी, अर्थात आम जन की शासन में भागीदारी और भूमिका। राजतंत्र और गणतंत्र में आपको अंतर भलीभांति पता होना चाहिए। राजतंत्र जहां आनुवांशिकता को लिए होता है, वहीं गणतंत्र में आनुवांशिकता का सामान्यतया अभाव होता है। राजतंत्र में राजा का बेटा राजा, जबकि गणतंत्र में लोगों के द्वारा चुना गया राजा ही शासन करता था। और गणतंत्रों का नाम अगर हम देखें तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के शाक्य, सुसुमारगिरी के भाग, केसपुत्त के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह। अब इसमें से अगर आपको बहुत ज्यादा गहराई से याद रखना है तो वो है वैशाली के लिच्छवी, क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणतंत्र था। इवन कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल को भी हम याद रख सकते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद की राजधानी देखें तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। जबकि काशी की वाराणसी, जिसे आज एक ही नाम दे दिया गया, उत्तर प्रदेश में बनारस, उसे हम काशी भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं, बनारस भी कहते हैं। मित्रों, आज यहां से मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जो कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे जवाब बताएंगे कि बनारस से हमारे वर्तमान में सांसद कौन है। महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इसलिए मैं आपसे यहां पर प्रश्न कर रहा हूं। अगला महत्वपूर्ण जनपद है मगध, जिसकी राजधानी राजगृह और ग्रीवरज रखी गई। कौशल की राजधानी अयोध्या, शूरसेन की मथुरा और गांधार की तक्षशिला। राजस्थान की दृष्टि से देखें तो जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? नागौर। एक्सप्लेन करें अगर हम इसको तो वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। यहां याद रखना है कि जांगल देश में वर्तमान के कौन कौन से जिले शामिल थे? बीकानेर और जोधपुर। मोटा मोटी हमें याद रखना है, क्योंकि उस समय सीमांकन नहीं था, इसलिए हम वर्तमान एक्यूरेटली बीकानेर और जोधपुर नहीं मानेंगे। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे लिए कि जांगलधर बादशाह कहां के राजा कहलाते थे। हमारा उत्तर होगा बीकानेर। यहां तक कि बीकानेर के राज्य चिन्ह में भी जय जांगलधर बादशाह लिखा हमें मिलता है। इसी तरह राजस्थान के अन्य महाजनपद की बात करें तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में हम बैराट के नाम से जानते हैं। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। महाजनपदों में वज्जी संघ जो कि गणतंत्र था, वो 8 कुलों का संघ था। कितनी बड़ी बात है कि 8 कुलों का संघ कौन सा था? वज्जी संघ। अर्थशास्त्र जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी, चाणक्य ने की थी या विष्णुगुप्त ने की थी, तीनों नाम एक ही है। और मौर्य काल वाले वीडियो में हमने इस व्यक्ति के बारे में अच्छे से पढ़ा है कि इस व्यक्ति की भूमिका भारतीय इतिहास में कितनी महत्वपूर्ण है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और इस अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में लिच्छवी गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी संघ का प्रयोग किया गया है, अर्थात वहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य को राजा समझता है। और वहीं अथर्ववेद में हमें अंग महाजनपद का उल्लेख मिलता है। 10वां बिंदु अगर हम देखें तो सभा या संस्था गणराज्यों के कुल प्रमुखों की सर्वोच्च सभा थी। जिस स्थान पर सभा की जाती थी उसे संस्थागार या संथागार कहते थे। व्याख्या में इस संस्थागार में सदस्यों के निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था आसन पन्नापक नामक अधिकारी करता था। जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा में या फिर विधानसभा और विधान परिषद में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था पार्टी के व्हिप की जिम्मेदारी होती है, उसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास में जो सर्वोच्च सभा थी उसमें बैठने की व्यवस्था आसन पन्नापक नामक अधिकारी करता था। और इस संस्था के अधिवेशन के लिए एक निश्चित गणपूर्ति आवश्यक थी, कोरम आवश्यक था। हमारी वर्तमान संसदीय और संवैधानिक व्यवस्था में महाजनपदकालीन गणतंत्रीय व्यवस्था की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। प्राचीन भारत में प्रजातंत्र का यह अनुकरणीय उदाहरण था। बुद्ध घोष की अट्ट कथा के अनुसार अपराधी की जांच पड़ताल
7 न्यायिक अधिकारियों द्वारा की जाती थी, उसके बाद ही उसे दंड दिया जाता था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि काशी महाजनपद अपने सूती और रेशमी वस्त्रों के लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि इन 16 महाजनपदों में से अशमक ही ऐसा जनपद था जो कि दक्षिण भारत में था और यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। हमारे लिए यह याद रखने योग्य है। बुद्ध के समकालीन अवंती महाजनपद के राजा चंड प्रदोत्य थे और उन्होंने बुद्ध को अवंती आने के लिए कई बार आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध अपने जीवन काल में कभी भी अवंती नहीं जा सके। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में कि बुद्ध किस महाजनपद में अपने जीवन काल में कभी भी नहीं गए। तो चंड प्रदोत्य के माध्यम से हम अवंती को और बुद्ध को याद रखेंगे। कौटिल्य ने, जिसकी चर्चा मैंने अभी अभी की है, उसने कंबोज महाजनपद के निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ, अर्थात वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन और वाणिज्य, इन तीनों शब्दों को मिला के हम वार्ता की संज्ञा देते हैं। और शस्त्र, वार्ता प्लस शस्त्र प्लस उपजीवी, तो वार्ता का मतलब कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, इनके द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। कौटिल्य के द्वारा कंबोज निवासियों को वार्ता शस्त्रोपजीवी अर्थात कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शास्त्रों के द्वारा जीविका चलाने वाला कहा गया है। कंबोज एक और महत्वपूर्ण तथ्य को लिए हुए था, वो था श्रेष्ठ घोड़े। कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। 4 महाजनपद बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती था। लेकिन इनमें भी शक्तिशाली मगध निकला। मगध को हम वर्तमान बिहार कहते हैं। शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में मगध के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार से हुआ और बिंबिसार हर्यक वंशीय था। महाजनपद काल के पश्चात हम इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि है मगध का उत्कर्ष। यह भी आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाजनपद काल का ही इसे हम पार्ट मानते हैं। तो मगध के उत्कर्ष में किन राजाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी और यहां से किस प्रकार के प्रश्न हमारे लिए याद रखने योग्य हैं, तो हम चर्चा करते हैं कि पहली बात है कि जो वास्तविक संस्थापक था मगध साम्राज्य का, वो था बिंबिसार और उसने ही अंग का विलय मगध में किया। इसके अलावा उसने जो प्रारंभिक राजधानी थी गिरिव्रज, उसको स्थानांतरित किया राजगृह की ओर। क्यों किया? क्योंकि लिच्छवी गणराज्यों के अत्याचार के कारण उसने उत्तर भारत की ओर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी, जो कि राजगृह नामक स्थान पर स्थापित की गई। और मगध साम्राज्य के ही एक महत्वपूर्ण शासक जो कि बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु ने वज्जी और काशी का विलय मगध में किया। और अजातशत्रु के बारे में यह महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपने ही पिता अर्थात बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी और इसीलिए यह इतिहास में प्रथम पितृहंता के रूप में विख्यात है। अगले महत्वपूर्ण शासक जो कि हर्यक वंशीय ही था उदयन, उसने पाटलिपुत्र, जिसका प्राचीन नाम कुसुमपुर हमें मिलता है, उसकी स्थापना की और मगध की राजधानी उसे बनाया। मगध पर जो अगला वंश राज करता है वो है शिशुनाग वंश और शिशुनाग ने अपने ही नाम पर इस वंश की स्थापना की और इसने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। इसने पाटलिपुत्र को भी राजधानी बनाए रखा और वैशाली को भी राजधानी बनाए रखा, अर्थात 2 राजधानियां बनाने का पहली बार प्रयास शिशुनाग ने किया। अंतिम जो वंश था वो था नंद वंश और नंद वंश के राजा घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की नींव डालता है और पहले केंद्रीकृत राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास में की जाती है। और इस प्रक्रिया में चंद्रगुप्त की सहायता कौटिल्य के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तृत विवेचना हमने रीट लेवल 2 SST विषय की प्लेलिस्ट में शामिल वीडियो में की है। आप वहां पर जाकर उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। मित्रों, मगध साम्राज्य में 3 वंश हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इन्हीं सब तथ्यों के इर्द गिर्द आपके महाजनपद काल का बिंदु चलता है। अगला जो आपके प्राचीन भारतीय इतिहास का बिंदु है वो है बौद्ध, जैन और विश्व के अन्य धर्म। तो हमने
आज यहां पर इस वीडियो में वैदिक धर्म को शामिल किया है, क्योंकि यह भारतीय इतिहास का ही नहीं, प्राचीन पूरे विश्व का प्राचीन धर्म है। तो वैदिक धर्म को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बाकी अन्य धर्म जैसे जैन, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम वैदिक धर्म की ओर आपको ले चलते हैं। वैदिक धर्म को श्रोत धर्म, आर्ष धर्म और सनातन धर्म भी कहते हैं। इसके अनुयायी आर्य या हिंदू कहलाते थे और यह वैदिक धर्म, जैसा कि मैंने बताया, संसार में प्राचीनतम है। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम आचरण है। योग वशिष्ठ में लिखा है, जो कर्तव्यों का आचरण एवं अकरणीय का निषेध रखते हुए अपने स्वाभाविक चरित्र में निष्ठा रखता है, उसे आर्य कहा गया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में 28 नंबर का बिंदु है आज हमारे वीडियो का, वो है हिंदू परंपरा में वेदों को नित्य और अपौरुषेय कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण टर्म है, नित्य और अपौरुषेय। अब नित्य और अपौरुषेय क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया है कि वैदिक ज्ञान अनादि है, अनंत है, किंतु नित्य है, अर्थात निरंतर चलता आ रहा है। जबकि वेद किसी व्यक्ति की रचना नहीं होने के कारण अपौरुषेय की संज्ञा प्राप्त है। वेदों के मंत्र दृष्टाओं अर्थात रचनाकारों, मंत्रों को देखने वालों, सुनने वालों की संख्या लगभग 300 हैं, जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, अंगिरा, गौतम, ये ऋषि विद्वानों की संख्या में शामिल हैं। जबकि ऋषि विदुषी की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, सूर्या, यमी इत्यादि महिलाएं भी वैदिक काल में विदुषी की स्थिति को प्राप्त थी। तो हमारे लिए यहाँ पर महिलाओं के पक्ष में काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि न केवल पुरुषों का वर्चस्व या फिर पुरुषों को ही वैदिक ज्ञान प्राप्त था, अपितु महिलाएं भी इस क्षेत्र में अग्रणी थी। अब वेद क्या है? तो वेद से तात्पर्य 4 संहिताओं से हैं। मित्रों, यहां पर संहिताएं कहा गया अर्थात जिनका संकलन किया गया है, इनकी रचना नहीं की गई। इनका ऐसा माना गया है कि इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऋषियों के द्वारा हस्तांतरित किया गया। और 4 संहिताओं का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। चारों वेद हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, इसको आप कंठस्थ रखेंगे। जबकि वैदिक साहित्य में हम ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ और 6 वेदांग को शामिल करते हैं। अब इनकी व्याख्याएं हम अगले कुछ बिंदुओं में देखते हैं। मित्रों, चारों ही वेदों के 4 विषय हैं, जैसे ऋग्वेद ज्ञान से संबंधित है, यजुर्वेद कर्म से संबंधित है, सामवेद उपासना से संबंधित है और अथर्ववेद विज्ञान से संबंधित है। और इन चारों वेदों के 4 उपवेद भी निर्धारित किए गए हैं, जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। यहां पर यह गलत प्रिंट हो गया है, अथर्ववेद का शिल्पवेद उपवेद माना गया है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ये वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और सांख्यायन है, और इसका सांख्यायन का दूसरा नाम क्या है? कौशीतकी। तो आपको याद रखना है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और सांख्यायन, जिसे हम कौशीतकी भी कहते हैं। सामवेद का साम और तांडव। इसी प्रकार अथर्ववेद का गोपथ काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। और यजुर्वेद का तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, विशेष रूप से याद रखेंगे, और गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। ये 3 ब्राह्मण ग्रंथ मैंने अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के काल में कई बार परीक्षाओं में एग्जामिनर द्वारा पूछते हुए पाया है। आरण्यक क्या है? आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट की तरह ही है। इनमें आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों का विवेचन किया गया है। साथियों, अरण्य अर्थात जंगल में बैठकर जिनकी रचना की गई, उन ग्रंथों को हम आरण्यक की संज्ञा देते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व, चिंतन और अनुभूति की चरम अवस्था का वर्णन करने वाले ग्रंथ उपनिषद कहलाते हैं और उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। सूत्र ग्रंथ किसे कहते हैं? सूत्र ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जिनमें वैदिक यज्ञों का विधान अर्थात कानून और नियमावली
वर्णित की गई है। ये 3 प्रकार के हैं, जैसे पहला नंबर का स्रोत सूत्र, दूसरा नंबर का ग्रह सूत्र और तीसरे नंबर का धर्म सूत्र। वैदिक वाङ्मय को समझने और विकसित करने और उसके सहायता के लिए रचित अंगों को हम वेदांग की संज्ञा देते हैं। और इन वेदांगों में कुल 6 चीजें शामिल हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। इसको हम कंठस्थ याद रखेंगे। वेदों में सत को सत्ता की दृष्टि से सत्य और नैतिक नियमन की दृष्टि से ऋत तथा आनंद की दृष्टि से मधुमान कहा गया है। यह व्याख्या हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है कि ऋत का तात्पर्य अनुशासन और व्यवस्था से है, जिसके कारण जगत की सुव्यवस्था चलती है। देवगण ऋत के ही स्वरूप है। मेरे वैदिक काल से संबंधित वीडियो में भी ऋत व्यवस्था के बारे में चर्चा की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि ऋत का रक्षक किस देवता को माना गया है। वैदिक धर्म कर्म और उसके फल के सिद्धांत को मानता है। काफी महत्वपूर्ण बात है। कर्म कांडों की बात न करते हुए सिर्फ कर्म में ही विश्वास रखना वैदिक धर्म की प्रमुख देन मानी गई है। पुनर्जन्म की मान्यता भी इसी वैदिक धर्म की अवधारणा से निकल कर आती है। गृहस्थ आश्रम में कर्तव्य रूप नित्य यज्ञों को पंच महायज्ञ कहा गया है, अर्थात 5 महायज्ञ हर व्यक्ति के लिए निर्धारित किए गए हैं और इनका वर्णन हमें गृहस्थ आश्रम में मिलता है। अपने पितरों को याद करना होता है। भूत यज्ञ में पशु पक्षियों और इस प्रकृति में व्याप्त अन्य जीवों को संतुष्ट करने के लिए, उनके कल्याण के लिए यज्ञ करना होता है और नृ यज्ञ में मानवता के कल्याण हेतु कार्य करना होता है। तो इन 5 महायज्ञों की अवधारणा विकसित की गई है भारतीय प्राचीन साहित्य में। नैमित्तिक यज्ञ वो यज्ञ होता है जो व्यक्ति और समस्त विश्व के किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। जैसे इनका उद्देश्य कोई फल प्राप्ति होता है, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में अपने राजनीतिक सत्ता को विस्तार करने के लिए तथा राजसूय में अपने राजा बनने पर किया जाने वाला यज्ञ शामिल है। संस्कार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें ऋग्वेद में मिलता है और वेद में इसका अर्थ धर्म की शुद्धता और पवित्रता से लिया गया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार संस्कार वह प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य के योग्य हो जाता है। कुमारिल भट्ट के अनुसार संस्कार वे क्रियाएं हैं या रीतियां हैं जो योग्यता प्रदान करती है। अर्थात हम ये मानेंगे कि किसी कार्य के योग्य होने के लिए ही भारतीय संस्कृति में संस्कारों की रचना की गई है और इन संस्कारों की संख्या हम 16 पाते हैं, जिनमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इन 16 संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हम अनुसरण करते हुए पा सकते हैं, न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास में अपितु वर्तमान जीवन में भी। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। एक और तथ्य है कि समावर्तन संस्कार ही वो संस्कार है जिसके द्वारा व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। इन संस्कारों के बारे में विस्तृत विवेचना हमने अपने पूर्व के वीडियो में कर रखी है। इसके अलावा 44 नंबर का बिंदु है, जिन आदर्शों का अनुसरण मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए वे पुरुषार्थ हैं और हमारे 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों को हम अपनी परीक्षा की दृष्टि से और अपने जीवन में याद रखेंगे। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है कि भूमि हमारी माता है और हम उसकी संतान हैं। अर्थात वैदिक धर्म में स्त्री को शक्ति माना है, नारी सृष्टि करने वाली है। वैदिक काल में लैंगिक भेदभाव का स्थान नहीं था, जो कि हमने विदुषी महिलाओं की सूची में भी देखा था। 46 नंबर के बिंदु के अंतर्गत सप्त सेंधव प्रदेश को ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र माना गया है, अर्थात जो सिंधु और उस 7 सहायक नदियां
बहने वाला जो प्रदेश है उसे हम ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र मानते हैं। अगला बिंदु है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में परम पुरुष अर्थात ब्रह्मा से उत्पन्न भारतीय समाज के 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है किस सूक्त में है, पुरुष सूक्त में। किस मंडल में है, 10वें मंडल में। किस वेद में है, ऋग्वेद में। तो हम इसको कंठस्थ याद रखेंगे। आश्रम व्यवस्था का विकास भी उत्तर वैदिक काल की देन है, जिसका काल हम 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व मानते हैं। उपनिषदों में अधिकांशतः 3 ही आश्रम थे, लेकिन बाद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम कुल 4 आश्रम हो गए। अर्थात प्रारंभिक वैदिक साहित्य में हमें सिर्फ 3 ही आश्रम मिलते हैं। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में हमें 4 आश्रमों की सूची प्राप्त होती है। इसी प्रकार ऋग्वेद में 3 ऋणों की बात भी व्यक्ति के लिए की गई है कि अपने जीवन काल में प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों का भार चुकाना होता है। पितृ ऋण, पिताओं से प्राप्त; ऋषि ऋण, गुरुओं से प्राप्त; देव ऋण, देवताओं से प्राप्त। और इससे उऋण होने के लिए रास्ते के रूप में यह है कि पितृ ऋण उतारने के लिए संतानोत्पत्ति करनी होती है, संतान पैदा करनी होती है। ऋषि ऋण उतारने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी होती है और नई पीढ़ी को शिक्षा देनी होती है। और देव ऋण उतारने के लिए हमें देवताओं की उपासना करनी होती है। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक गृहस्थ के लिए 5 महायज्ञ का आवश्यक प्रावधान किया गया है, जिसकी चर्चा हमने अभी अभी की थी। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृ या नृप यज्ञ काफी महत्वपूर्ण है। ये यज्ञ आप इन 5 को कंठस्थ याद रखेंगे। तो मित्रों, आज यहीं तक हम हमारी विषय सामग्री को स्टॉप करते हैं। जतन इन होम एकेडमी आप सभी साथियों का वीडियो देखने के लिए हार्दिक आभार और तहे दिल से स्वागत करती है। आप जितना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करवाएंगे, तभी जाकर हमारे इस पुनीत कार्य की सिद्धि हो सकेगी। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको कम समय में परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सामग्री प्राप्त हो जावे। अगर आपको इन वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको इस विषय सामग्री को PDF के रूप में प्रेषित करें। अगले वीडियो में हम विश्व के अन्य धर्मों जैसे कि बौद्ध, जैन, ईसाई और इस्लाम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।